हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, अलग अलग सेगमेंट देख रहे थे। उसी में आज आप सबों के सामने आज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लेकर उपस्थित हूं। और जिसमें सबसे पहले आप सबों को कई लोग ऐसा कहते हुए मिलते हैं, सर मोटिवेशन होता ही नहीं, पढ़ाई होता ही नहीं। तो सबसे बड़ा आप सोचिए कि आप पे कई लोग डिपेंड हैं। कहने का मतलब कई लोग ऐसा चाहते हैं कि आप सफल होइए। उन सब लोगों के लिए आपको सफल होना है। तो आप सबों को मोटिवेट करने के लिए ये कोड जो क्या कह रहा है, नींद से इतना भी प्यार ना करे कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। कहने का मतलब कि सबसे बड़ा आपका क्या होना चाहिए, आपका ख्वाब होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप सोचिए कि हम लाइफ में क्या होंगे, सफल होंगे। और सफलता के लिए सबसे जरूरी होता है आप लगातार प्रयास कीजिए। और नहीं तो क्या होगा, मतलब कोई अगला आएगा और आपसे आगे चला जाएगा। कहने का मतलब कि सफलता का सबसे बड़ा कुंजी होता है कि आप नियमित रेगुलर प्रयास कीजिए। और अगर रेगुलर प्रयास कीजिएगा तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। ह्यूमन कुछ भी कर सकता है। तो उसी में पॉलिटी जो पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी के हम लोग क्या फंडामेंटल राइट्स क्या देख चुके थे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हर चीज देखें। और लास्ट टाइम आपको बताए थे रीट के बारे में कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत किसी का अगर मौलिक अधिकार छीना जाता है तो रीट जारी करती है। 5 प्रकार के रीट: हॉबियस कॉर्पस, मैडमस, सैरिटोरियो, क्यूओ वारंटो और प्रोहिबिटेशन। और इसी के द्वारा क्या की जाती है, किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देख रहे हैं। और इसमें अलग अलग जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको अलग अलग पार्ट में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित और उदारवादी विचारधारा से प्रभावित। इसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, एक टोटल कितना से लेके 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक होता है। तो ये टोटल जो आर्टिकल है, तो कई ऐसे आर्टिकल है जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, कई ऐसे हैं जो समाजवादी विचारधारा से, और कई उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। जैसे अब ऐसा देखिएगा कि कई कॉमन आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मैथ का चीज है कि 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं रहेगा। जरूरी नहीं कि जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं होगा। तो जैसे आर्टिकल 40 देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 इतना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। और 38, 39, 39A, 42 और 47 ये समाजवादी विचारधारा से। और उसके बाद 44, 49, 50, 47 और 48 ये किससे, उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। यहां जब देखिएगा तो आर्टिकल 40, 43, 46 ये इंपॉर्टेंट होता है। यहां देखिएगा तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और जब यहां देखिएगा तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या देखें कि अलग अलग आर्टिकल है जो क्या किए गए हैं। कहने का मतलब कि जिसको अलग अलग पार्ट में, किसी को गांधीवादी विचारधारा, किसी को समाजवादी विचारधारा और किसी को उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें से देख रहे हैं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। कई बार संविधान संशोधन होते हैं। संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान जब बना था तो संविधान हमारा कैसा है, इसको बायोलॉजिकल एंटिटी प्राप्त है। कहने का मतलब कि जैसे एक ह्यूमन ग्रोथ करता है वैसे ही टाइम टू टाइम, इसी कारण कहा जाता है कि भारत का संविधान रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल का मिश्रण है। कहने का मतलब कि नम और अनम्य का मिश्रण है। तो इसी में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 39A
43A और 48A जोड़ा गया। 44वां संशोधन द्वारा 38 की भाषा में परिवर्तन की गई। और क्या 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उनकी देखभाल के लिए प्रावधान किया गया। और 97वां संविधान संशोधन द्वारा 43 में सहकारी संस्था के गठन का प्रावधान किया गया। क्या आप जाने, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत में कई बार संशोधन से कई प्रावधान जोड़े गए। तो पहला क्या, 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसके द्वारा 39A, 43A, 48A जोड़ा गया। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा 38A की भाषा में लैंग्वेज ऑफ 38A में परिवर्तन किया गया। और 68वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से कम वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा और देखभाल के लिए प्रावधान किया गया। और 97वां 2011 के द्वारा सहकारी संस्था के गठन का प्रावधान किया गया। आगे देख रहे हैं, और इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये क्या है, इसका सोर्स क्या है, हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। जैसे हम लोग देखे थे कि प्रेम्बल्स कहां से लिए थे, तो यूएसए से। प्रेम्बल्स का लैंग्वेज कहां से लिए थे, तो ऑस्ट्रेलिया से। वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, जिसका पालन करना विधि निर्माण के द्वारा, सरकार के द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। क्या बोले, नीति निर्देशक सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, जो विधि जब सरकार बनाएगी तो इसका पालन करेगी। आगे क्या कह रहा है, भाग कौन सा है, भाग 4 में, और अनुच्छेद कहां से, 36 से लेकर 51 तक। इसकी प्रकृति कैसा है, तो ये राज्य के लिए सकारात्मक है। कहने का मतलब जैसे देखे थे कि मौलिक अधिकार नकारात्मक है, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये बताता है कि राज ऐसा नहीं करेगी, राज भेदभाव नहीं करेगी, राज लिंग या धर्म ये सब के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। मतलब ये राज को कुछ करने से रोकता है। जहां नीति निर्देशक सिद्धांत राज के लिए क्या है, निर्देश है, इसका पालन या न पालन करना राज के मर्जी पे निर्भर है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दावा, सरकार का दावा, मतलब क्या है, इस सरकार का दावा और इसका उद्देश्य क्या है, कहने का मतलब कि भारत में समानता लाया जाए। और कैसा समानता, हर चीज में। आगे देख रहे हैं, और क्या कह रहा है, सो देखिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से, और पहला देख रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत 39 के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे 38। देखिए क्या कह रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत 36 में क्या कहा गया है, राज की परिभाषा दी गई है, जो परिभाषा 12 में, कहने का मतलब आर्टिकल 12 में दिया गया है कि राज क्या है, राज वो सब है जो विधि बनाते हैं। कहने का मतलब जो भी इसमें शामिल है सारे राज, तो जो 12 में परिभाषा दिया गया है राज का, वही 36 में दिया गया है। आर्टिकल 37, तो 37 डीपीएसपी को परिवर्तनीय बनाता है। कहने का मतलब 37 में क्या कहा गया है कि डीपीएसपी कैसा है, परिवर्तनीय है। उसके बाद 38 में क्या कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और 38A में क्या कहा गया है, रोजगार व अवसर की सुविधाएं समान रूप से सरकार उपलब्ध कराएगी। आगे क्या कह रहा है, 38A की रोजगार की सुविधा सरकार क्या करेगी, रोजगार के लिए समान अवसर प्रोवाइड करवाएगी। और 39 जो है इसके कई पार्ट हैं, और 39 देख रहे हैं तो 39 के अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें 39A में समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। कहने का मतलब सबको समान न्याय दिया जाएगा, और क्या, फ्री दिया जाएगा, क्या, कानूनी सहायता। उसके बाद क्या कह रहा है, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग किया जाएगा, अर्थव्यवस्था से आए
संपदा का संकेंद्रण नहीं होगा। कहने का मतलब जो संपदा आएंगे वो किसी एक के हाथ में नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन और नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और राज बचपन यौवन को शोषण से बचाएगा। क्या बोले कि 39 में क्या कहा गया है? समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। और 39 के कई पाठ हैं और जिसमें स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग किया जाएगा। अर्थव्यवस्था से आए संपदा का संकेंद्रीकरण नहीं होगा, मतलब एक हाथ में नहीं होगा। उसके बाद स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी और राज क्या करेगा? बचपन और यौवन की रक्षा करेगा, मतलब एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायत का गठन, और जो जानते होंगे कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? भारत के संविधान में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत तीनों के 3-3 पार्ट हैं। कहने का मतलब 3 लेवल पे, जैसे गांव में देखिएगा ग्राम पंचायत, उसके बाद देखिएगा कि एक ब्लॉक पे होता है और जिला लेवल पे होता है। वैसे ही नगर में, अर्बन एरिया में देखिएगा तो एक क्या होता है? नगर पंचायत होता है, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है। तो सरकार क्या करेगी? ग्राम पंचायत का गठन करेगी। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में बेरोजगारी, कहने का मतलब सरकार क्या करेगी? कुछ दशाओं में सहायता उपलब्ध करवाएगी। वो दशा क्या होगा? बुढ़ापा, दिव्यांगता के में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है? आर्टिकल 42 कार्य न्याय संगत होना चाहिए। कहने का मतलब कि बेरोजगारों के लिए जो कार्य उपलब्ध करवाएगा वो कार्य कैसा होना चाहिए? न्याय संगत और मानव के लिए, कहने का मतलब मानव अनुकूल होना चाहिए। और इसी में क्या कहा गया है? राज क्या करेगी? प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगी। आर्टिकल 43 और जिसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो काम देगी उसमें निर्बाध मजदूरी होना चाहिए। और इसी से सरकार को क्या डर था कि जो उद्योग स्थापना होगा उसमें क्या होगा? मशीनाइजेशन हो जाएगा। इसी के लिए लघु उद्योग का विकास करेगा और लघु उद्योग का मशीनाइजेशन नहीं होगा। कहने का मतलब उसमें लेबर के आधार पे वर्क होगा। आगे क्या कह रहा है? मजदूरों को कुटीर उद्योग में भागीदार बनवाया जाएगा और सहकारी संस्था का विकास करेगा। कहने का मतलब राज क्या करेगा? सहकारी संस्था का विकास करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सो देखिए 44 एक समान नागरिक संहिता। कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था क्या किसी राज्य में यह लागू है? तो भारत के मात्र एक राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। नेक्स्ट 45 क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या करवाया जाएगा? शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था। पहले क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। और यहाँ क्या प्रावधान कर दिया गया कि 6 से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क क्या करवाया जाएगा? शिक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था करवाया जाएगा। 47 में क्या? पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा और मादक पेय पदार्थ के उत्पादन एवं बिक्री पे रोक लगेगा। क्या कह रहा है? जो एकदम समझिए ना कि अभी के टाइम में लागू ही नहीं है। क्या कह रहा है कि पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा और मादक पदार्थ के उत्पादन एवं बिक्री पे रोक लगाया जाएगा। आज देख रहे हैं दारू जो भी हो सारे बन भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? जिसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 48 क में क्या कहा गया है? सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण तथा प्रकृति का संरक्षण करेगी। क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या करेगी? पर्यावरण तथा प्राकृतिक जो संसाधन है उसका संरक्षण करेगी। और 48 में ही क्या कहा गया है? कृषि और पशुपालन का विकास करेगी तथा जो दुधारू जंतु हैं उनके वध पे रोक लगाया जाएगा। क्या क्या देखें? 48 में क्या? कृषि और पशुपालन के विकास करेगी और दुधारू जीव जंतु के वध पे रोक, मतलब उनके जो
शिकार किया जाता है उन पे रोक होगा। सरकार क्या करेगी? पर्यावरण तथा प्रकृति के जो संसाधन है उसका संरक्षण करेगी। उसके बाद क्या कर रहा है? 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगी। मतलब सरकार क्या करेगी? राष्ट्रीय स्मारक जैसे लाल किला या जामा मस्जिद जो भी है इनका प्रोटेक्शन सरकार करेगी। और 50 में क्या? सरकार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का विभाजन करेगी, मतलब पृथकीकरण करेगी, अलग करेगी। क्यों? यहाँ विधायिका की बात नहीं है, कार्यपालिका की बात है। क्योंकि कई बार न्यायपालिका क्या हो जाती है? कार्यपालिका, और कार्यपालिका न्यायपालिका की बात करने लगती है। जैसे न्यायपालिका के द्वारा क्या कह देना कि जो दिल्ली में पटाखे ये सब है उनको बैन किया जाता है, नहीं छोड़ा जाएगा, या कार्यपालिका के द्वारा ये प्रावधान कर देना, अलग अलग प्रावधान, जिससे क्या होता है? इसी कारण तो देखेंगे हम लोग क्या शक्ति का संतुलन। कहने का मतलब जो तीनों हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपने डायमेंशन में रह के, अपने एरिया में रह के अपना क्या करे? शक्ति का उपयोग करे। और आगे क्या कहा गया है 51 में कि सरकार एक विदेश नीति बनाएगी ताकि अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित कर पाए, ताकि सुगम तरीके से शासन प्रणाली चलाया जाए। क्या सरकार क्या करेगी? एक विदेश नीति बनाई जाएगी और जिससे क्या हो? अपने पड़ोसी से अच्छा अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाएगी ताकि शासन प्रणाली में सुगमता बरती जाए। कहने का मतलब कि शासन प्रणाली अच्छे से चलाया जाए। और क्या है? ये क्या था? नीति निर्देशक सिद्धांत, और जिसके हर पहलू को हम लोग देखें। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत में डीपीएसपी में 3 आर्टिकल और देखेंगे जो डीपीएसपी से इतर भी हैं, अलग भी हैं, फिर भी क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ये क्या थे? नीति निर्देशक सिद्धांत। हम लोग क्या किए? आर्टिकल कहने का मतलब कि प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, और उसके बाद डीपीएसपी देखें। और 3 सेक्टर ऐसा है कि जिससे क्या होता है? कोई एग्जाम देने जाइएगा तो 60 से लेके 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे क्या हो? कोई ऐसा नहीं व्यक्ति होता है जो परिपूर्ण होता है। कहने का मतलब हर चीज जानने वाला होता है, लेकिन हाँ, आप जो एडवाइस दीजिएगा उसमें जरूर सुधार होगा। और आप लोग के लिए जितना से जितना बेहतर करने का प्रयास करेंगे और हर दिन एक नया चीज बताएंगे, और ऐसे चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। डीपीएसपी से आप लोग देखते होंगे, फंडामेंटल राइट से देखते होंगे, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या है? डीपीएसपी का चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आगे लागू भी किया जाएगा, राज्य के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहीं पे डीपीएसपी की श्रृंखला समाप्त होता है। आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।